लेकिन बोइंग का ड्रीम लाइनर प्लेन उड़ान भरता है, 30 सेकंड के बाद क्रैश कैसे कर जाता है? ये वो सवाल जो हादसे में जान गंवाने वाले 265 लोगों के परिवार वालों के साथ साथ पूरे दुनिया की जुबान पर। शायद इसका जवाब प्लेन के किसी कोने में रखे जाने वाले ब्लैक बॉक्स से मिले। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। अब अहमदाबाद हादसे में क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। ये ब्लैक बॉक्स लेकिन क्या होता है और ब्लैक बॉक्स के बारे में इतना भरोसे से क्यों कहा जा रहा है कि सारी चीजें पता चलेंगी, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। एयर इंडिया विमान हादसे को 28 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस विभत्स हादसे में 265 लोगों की जान गई, लेकिन पीड़ित परिवार के सामने वो सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, चूक कहां हुई, इस दर्दनाक हादसे का जिम्मेदार कौन है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे अलग अलग कयास हैं, लेकिन हादसे की असली वजह सिर्फ ब्लैक बॉक्स की मदद से सामने आ सकती है। सभी विमानों में ब्लैक बॉक्स नाम का एक डिवाइस होता है। अगर कोई विमान क्रैश होता है, कोई गड़बड़ी होती है, तो ब्लैक बॉक्स की मदद से हादसे की वजह पता करना थोड़ा आसान होता है। एयर इंडिया के इस विमान में क्रैश होने से पहले क्या हुआ, इसका खुलासा ब्लैक बॉक्स की मदद से हो सकेगा। ब्लैक बॉक्स बताएगा कि आखिर हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। आगे बढ़ने से पहले बताते हैं आपको कि आखिरकार ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ये 2 ऑरेंज क्रैश रेजिस्टेंट डिवाइस होते हैं जो भीषण आग या पानी के तेज बहाव में भी नष्ट नहीं होते। ये 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। सीवीआर में पायलट और को पायलट की बातचीत, अलार्म और कॉकपिट में होने वाली हर आवाज रिकॉर्ड होती है। सीवीआर में पायलट के बीच बातचीत के अलावा रेडियो ट्रांसमिशन और मैकेनिकल साउंड भी रिकॉर्ड होते हैं। ब्लैक बॉक्स के दूसरे हिस्से को एफडीआर यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहते हैं। एफडीआर में फ्लाइट की ऊंचाई, रफ्तार और दिशा जैसी तकनीकी जानकारी मौजूद रहती है। एफडीआर ही इंजन की परफॉर्मेंस और कंट्रोल इनपुट जैसे तकनीकी पैरामीटर से डील करता है। ब्लैक बॉक्स को इतना मजबूत बनाया जाता है कि भयानक से भयानक हादसे के बाद भी वो सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है कि उसमें आग लग जाए तो वो आग में जलता नहीं, और पानी में समुद्र के नीचे भी अगर जहाज़ डूब जाता है तो पानी में गलता नहीं। तो ब्लैक बॉक्स सबसे पहले जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो ब्लैक बॉक्स की तरफ जाती हैं और उससे काफ़ी पहलिए जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ तक कि अगर प्लेन समंदर में भी गिर जाए तो 30 दिन तक सिग्नल भेजता है जिससे इसको ढूंढा जा सके और हादसे की वजहों का पता लगाया जा सके। जांच एजेंसी सबसे पहले ब्लैक बॉक्स को तलाशती है क्योंकि उसी में हादसे की सारी जानकारी होती है। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद क्या होता है, ब्लैक बॉक्स से कैसे जांच की जाती है। जब ब्लैक बॉक्स का डेटा एजेंसीज के हाथ लगता है तो खास सॉफ्टवेयर की मदद से इसको सुना जाता है, पढ़ा जाता है और पूरी डिटेल पता की जाती है। डिटेल जैसे हादसे के दौरान क्या पायलट ने फ्लाइट से कंट्रोल खो दिया, क्या एयर इंडिया की फ्लाइट का इंजन खराब था, आखिरी वक्त में पायलट्स के बीच क्या बातचीत हुई और एयर इंडिया के प्लेन में क्या तकनीकी खराबी थी। इन सभी सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स में हो सकते हैं। साथ ही इससे ही समझने में मदद मिलती है कि हादसा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ, मौसम की वजह से या किसी मानवीय गलती की वजह से। यहां बताना जरूरी है कि ब्लैक बॉक्स को सामान्य टेप रिकॉर्डर या सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर की तरह आसानी से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ब्लैक बॉक्स बरामद होने के बाद सबसे पहले इसे फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट आर्काइव सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की जांच करता है। ब्लैक बॉक्स कहीं से डैमेज होगा तो पहले रिपेयर किया जाएगा। इसके बाद ब्लैक बॉक्स से ट्रैफिक कंट्रोल रिकॉर्ड समेत फ्लाइट का पूरा डेटा निकाला जाएगा। ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए 3D कंप्यूटर की मदद ली जाएगी। इसमें कुछ हफ्तों या महीनों का वक्त भी लग सकता है। इसी बीच कल हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद आज पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे, जहां पीएम ने एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। पीएम ने कहा कि बहुत दुखद। उन्होंने कहा कि इस हादसे की विभीषिका को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस हादसे वाली जगह पर भी गए जहां पर विमान क्रैश हुआ था, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ वो ये कि आखिर विमान क्रैश कैसे हुआ। इसके लिए ब्लैक बॉक्स पर पूरी तरीके से निर्भरता बनी हुई है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के अंदर ही वो सारे राज कैद है। जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा तब राज पर से पर्दा हटेगा कि आखिर ये विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ। कैमरा पर्सन विनायक के साथ प्रत्युष खरे,
अहमदाबाद, जी मीडिया। 242 लोगों को ले जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कल अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान के तुरंत बाद क्रैश हुआ। ये भारत में अब तक के सबसे दर्दनाक विमान हादसों में से एक। अब सबकी जुबान पर सवाल सिर्फ एक कि हादसा कैसे हुआ, कि विमान के दोनों इंजन में एक साथ खराबी आ गई। ये सवाल पूछा इसीलिए भी जा रहा है क्योंकि उड़ान के बाद भी विमान के लैंडिंग गियर नीचे दिखाई दे रहे थे। एयर इंडिया की ये फ्लाइट कल दोपहर को क्रैश नहीं हुई होती तो बीती रात 11 बजे से पहले ये लंदन में लैंड कर जाती। अगर ऐसा होता तो हालात कुछ और होते। लोग अपने अपने घरों और होटलों में आराम फरमा रहे होते। कोई अपनों से मिलता तो कोई लंदन ब्रिज पर टहलते हुए सेल्फी ले रहा होता। दिमाग और दिल को झकझोर कर रख देने वाला हादसा नहीं होता तो आज प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की दुनिया कुछ और ही होती। लेकिन वक्त के सामने किसी की नहीं चलती। होनी को कौन टाल सकता है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान क्रैश को लेकर कई सवाल सीना ताने खड़े हैं। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश क्यों हुआ? विमान ने सही सलामत टेक ऑफ किया, उड़ा और करीब 12 सेकंड में ही नीचे गिर गया। क्या दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए? प्लेन में 2 शक्तिशाली इंजन थे। अगर किसी एक इंजन में टेक्निकल खराबी भी थी तो दूसरे इंजन ने जरूर अपना काम किया होगा। पायलट 8000 घंटे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले थे। प्लेन के ईंधन टैंक भी भरे हुए थे, मतलब ईंधन की कोई कमी नहीं थी। किसी चिड़िया के टकराने की बात भी सामने नहीं आई। चिड़िया टकराने से भी दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हो सकते। और सबसे बड़ा सवाल कि ड्रीम लाइनर सीरीज के विमान ही क्यों होते हैं क्रैश? इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में हम जरूर तलाशेंगे। कुछ सवालों के जवाब तो भविष्य में ही मिल सकेंगे जब ब्लैक बॉक्स को एजेंसियां डिकोड करेंगी। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसकी पड़ताल बेहद जरूरी है। एविएशन एक्सपर्ट की माने तो वो फ्यूल टैंक के मेन स्विच से इंजन तक के सप्लाई पाइप में जितना ईंधन समा सकता है वो सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक ही इंजन को चालू रख सकता है। इतने समय में किसी विमान के लिए 500 से 600 फीट की उड़ान संभव है। इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि लंबी उड़ान पर रवाना होने से पहले 1,27,000 लीटर ईंधन भरकर टैंक का मेन स्विच बंद कर दिया गया हो। लेकिन भूलने की जरूरत नहीं है कि उड़ान से पहले हर एक टैंक के दोनों एसी पंप्स और मेन स्विच की भी जांच की जाती है और क्लियरेंस मिलने पर ही विमान को टेक ऑफ होने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। ऐसा भी नहीं लगता कि एक इंजन फेल होने का मामला है, क्योंकि ऐसी हालत अगर होती तो विमान हवा में झूल रहा होता, जबकि वीडियो फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि विमान बिल्कुल स्थिर था। एक्सपर्ट की माने तो दोनों इंजनों में थ्रस्ट की कमी हो सकती है, क्योंकि वीडियो देखने से ऐसा लगता है कि उड़ान भरने के समय फ्लैप ऊपर थे जबकि लैंडिंग गियर नीचे था। ऐसा तभी होता है जब विमान के दोनों इंजनों की ताकत कम हो गई हो और उड़ान भरने के बाद लैंडिंग गियर को वापस खींचने की पर्याप्त शक्ति इंजन में नहीं बची हो। हाई बर्ड एक्टिविटी वाला एयरपोर्ट है, उसमें अहमदाबाद एक है, लेकिन ये चांस है लेकिन कम है क्योंकि दोनों इंजन साइमल्टेनियसली हिट बाय बर्ड एंड इंजन सीज कर जाना, ये चांस कम होता है लेकिन हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले विमान के क्रू मेंबर की बात कर लेते हैं। एयर इंडिया की इस फ्लाइट के कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 8,200 घंटे की उड़ान का तजुर्बा था। वो विमान के सभी क्रू मेंबर्स में सबसे ज्यादा सीनियर थे। कैप्टन सभरवाल 60 साल के थे और रिटायरमेंट से बस कुछ ही महीने दूर थे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि हादसे का शिकार हुआ विमान सबसे मॉडर्न बोइंग का ड्रीम लाइनर सीरीज का प्लेन था। कुछ साल पहले ही बोइंग के इस मॉडल के विमान के पुर्जों में क्वालिटी कंट्रोल की कमी देखी गई थी। सुरक्षा और गुणवत्ता पर सवाल के कारण बोइंग को वित्तीय नुकसान भी पहुंचा और कंपनी की साख पर सवाल भी उठे, जिसके बाद बोइंग ने सुरक्षा से संबंधित समस्याओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए ये अब तक पता नहीं चल सका, जबकि ज्यादातर क्रैश हुए विमानों में बोइंग का नंबर सबसे ऊपर है। एयर इंडिया का ये विमान करीब 600 फीट की ऊंचाई पर था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि लैंडिंग गियर नीचे क्यों था?
जबकि विमान के उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर ऊपर उठा दिया जाता है, क्योंकि लैंडिंग गियर नीचे था। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैप्टन को इंजन में किसी खराबी का पहले ही पता चल गया था और वो वापस 360 डिग्री टर्निंग की कोशिश में था ताकि दोबारा रनवे पर विमान को सकुशल लैंड कराया जा सके। लेकिन पायलट की यह कोशिश अधूरी रह गई और विमान क्रैश हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने के बाद तमाम तरह के सवाल हैं जो खड़े हुए, और सबसे बड़ा सवाल यह कि इस हादसे की सबसे बड़ी वजह क्या रही है, ये बताता हूं मैं आपको। दोनों इंजन क्या फेल हो गए, ये पहला सवाल। सवाल है कि तकनीकी खामी क्या थी। सवाल है कि क्या प्रॉपर थ्रस्ट, पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिला था। सवाल ये कि स्पीड सेंसर ने क्या काम नहीं किया था। क्या सॉफ्टवेयर एरर से कोई चूक हो गई, क्या बर्ड हिट हो गई, क्या प्लेन ओवरवेट था। ये तमाम सवाल हैं जिनके ऊपर अलग अलग थ्योरीज बनाई जा रही हैं। लेकिन अहमदाबाद विमान हादसे में 265 परिवार तबाह हुए। किसी का बेटा गया, किसी की बेटी, कोई पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। कोई सपनों की उड़ान के लिए विमान में सवार हुआ था तो कोई नई जिंदगी के सफर पर था। लेकिन इस उड़ान में सभी लोगों के लिए हुस्से आई तो सिर्फ मौत, जिनकी दर्दनाक कहानियां भी सामने आ रही। खत्म हुआ परिवार, सपनों की आखिरी उड़ान, प्लेन क्रैश की 10 दर्दनाक कहानियां। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए एक एक व्यक्ति की कहानी बताती है कि जिंदगी में अगले पल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। कब खूबसूरत हंसी दर्दनाक आंसू में बदल जाए किसी को पता नहीं, और कब सपनों की उड़ान मौत की उड़ान बन जाए इसका जवाब किसी के पास नहीं। तस्वीर बन गई। दोनों ने एक साथ रहने के लिए यहाँ से रिजाइन दे करके, उदयपुर से और यहाँ दोनों जगह से रिजाइन दे करके, और दोनों यूके में शिफ्ट हो रहे थे, उसके लिए जा रहे थे। और हम यहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आए उनको। और एयरपोर्ट के ऊपर मेरी 1:31 पे उनसे आखिरी बात हुई वीडियो कॉल के ऊपर। कब हमारा रनवे चालू हो रहा है इसलिए मैं फ़ोन बंद करती हूँ, ये करके, और वो रवाना हुए। विमान हादसे की दर्दनाक कहानियों में पायल खटी की कहानी है, जो डॉक्टर बनने का सपना लिए लंदन के कॉलेज में MBBS के लिए एडमिशन के लिए जा रही थी। पायल के पिता सुरेश भाई गुजरात के हिम्मतनगर में लोडिंग रिक्शा चलाने का काम करते हैं। उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी बेटी को पढ़ाया, बेहतर भविष्य के लिए लंदन की फ्लाइट में बैठाया। लेकिन पायल की पहली फ्लाइट उनकी जिंदगी की आखिरी साबित हुई। अहमदाबाद हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनमें से एक गुजरात के मेहसाणा के रहने वाले संकेत गोस्वामी भी थे। संकेत परिवार के इकलौते बेटे, पढ़ने के लिए लंदन जा रहे थे। परिवार एयरपोर्ट छोड़कर घर लौटा कि दरवाजा खोलने से पहले प्लेन क्रैश की खबर आई और सब खत्म हो गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मुंबई की रोशनी सोनघरे भी मारी गई। रोशनी एयर इंडिया में फ्लाइट क्रू थी। तमाम मुश्किलों के बावजूद रोशनी ने पढ़ाई पूरी की, एक फ्लाइट क्रू मेंबर के तौर पर एयर इंडिया में नौकरी हासिल की, और उनकी भी ये आखिरी फ्लाइट हुई। परिवार कटराज इलाके में रावल कॉम्प्लेक्स में रह रहा है। हादसे पहले दीपक ने अपनी मां को फोन किया, गुड मॉर्निंग कहा। लेकिन जब विमान दुर्घटना की खबर परिवार को मिली तो पूरा परिवार मातम में डूबा और परिवार का संभलना मुश्किल हो गया। अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए विमान के को पायलट सुमित सबरवाल, जिनकी मौत के बाद उनके 88 साल के बुजुर्ग पिता टूट गए। 8,200 घंटों से ज्यादा का विमान उड़ाने का अनुभव रखने वाले सुमित के पिता मुंबई के पवई में अकेले रहते हैं। सुमित पिता की सेवा करने के लिए नौकरी छोड़ने का मन बना चुके थे, लेकिन वो ये फैसला ले पाते
उसके पहले ही इस हादसे ने उनकी जान ली। सुमित के परिवार में उनकी बहन और 2 भतीजियां हैं। विमान हादसे की दर्दनाक कहानियों में 24 साल की एयर होस्टेस नंगथुई शर्मा भी हैं, जिनकी मौत की खबर सुनकर उनकी मां को यकीन नहीं हुआ कि उनकी बेटी कभी लौटेगी नहीं। नंगथुई शर्मा थौबल मणिपुर के अवांग इलाके की रहने वाली थी। वो 1.5 साल से एयर इंडिया में केबिन क्रू थी। आगरा का लवाणिया परिवार भी इसी हादसे में खत्म हुआ, जिसमें नीरज लवाणिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवाणिया की मौत हुई। वो दोनों लंदन जा रहे थे घूमने के लिए। सोचा था छुट्टियां आराम से बिताएंगे, लेकिन ये सफर उनकी मौत का सफर साबित हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा भी थी। अंजू की 2 बेटियां, जिनमें एक लंदन में रहती हैं। अंजू उसी से मिलने लंदन जा रही थी और 6 महीने वहां रहने वाली थी। और मैं अब आपको कुछ ऐसे विमान हादसों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें बोइंग शामिल था। साल नोट करते रहिए और उसके बाद लोकेशन और कितने लोगों की मौत हुई। साल 1997 बोइंग का 737-300 विमान, इंडोनेशिया में इसका यह हादसा होता है, 104 लोगों की मौत होती है। साल 2001 बोइंग का 757-223 विमान, न्यूयॉर्क में यह हादसा होता है, इसमें 265 लोगों की मौत होती है। साल 2018 बोइंग का 737 मैक्स 8 जावा सी विमान, इसमें 189 लोगों की मौत होती है। इसके अलावा 2019 के अंदर यह हादसा होता है, बोइंग 737 का विमान हादसा होता है अदीस अबाबा नाम की एयरपोर्ट पर। यहां पर 157 लोगों की मौत हुई। 2025 में 787-8 भारत में हादसा होता है और इसमें 241 लोगों की सिर्फ विमान के अंदर जो थे उनकी मौत होती है। और उसके अलावा विमान जिस इमारत पर गिरा वहां पर डॉक्टर्स की मौत हुई। अहमदाबाद हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की जान गई, लेकिन एक शख्स बचा। नाम रमेश विश्वास कुमार, एक इंडियन ब्रिटिश नागरिक। जिस तरह के हादसे में विश्वास ने मौत को मात दी, बहुत हैरान करने वाला है, साथ ही चमत्कार के तौर पर देखा जा रहा है। प्लेन क्रैश का वीडियो देखकर भला कौन सोच सकता है कि शोलों के इस घेरे से कोई जिंदा बचा होगा। किसे यकीन हो सकता है कि जिस विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई, उसमें से एक इंसान सही सलामत निकल आया होगा। मगर जो मानते हैं कि चमत्कार होते हैं, उनके विश्वास को एक और वजह विश्वास नहीं। इनका नाम है रमेश विश्वास कुमार। रमेश भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और इकलौते शख्स जिन्होंने मौत को मात देकर एयर इंडिया के जलते विमान से छलांग लगा अपने पैरों पर चलते हुए हादसे वाली जगह से बाहर निकले। खास बात यह कि रमेश विश्वास को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई, वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिलहाल अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की। पीएम ने रमेश से मिलकर हालचाल जाना, हादसे के बारे में जानकारी ली। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। अब एक और बताता हूं आपको, अब आप इसको इत्तेफाक कह सकते हैं, अपने हिसाब से कोई और नाम दे सकते हैं। एक नंबर की कहानी, नंबर है 1206 यानी 1206। ये नंबर गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी से जुड़ा है, जो कल अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुए, विमान में सवार थे। अब इसको संयोग कहा जाए कुछ और कि जिस 1206 यानी 1206 नंबर को विजय रूपाणी अपना लकी नंबर समझते थे, उसी से 12 जून को यानी 1206 को उसी तारीख को दर्दनाक हादसे में उनकी मौत हुई। राज्यना मुख्यमंत्री तरीकेना मारा कर्तव्यो श्रद्धापूर्वक અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। विजय रूपाणी की मौत का नंबर कनेक्शन। जिस नंबर को समझा लकी, वही बना अनलकी।
गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को 12 नंबर से इतना प्यार था कि उनकी ज्यादातर चीजों का नंबर 12 से जुड़ा रहता था। पहली स्कूटी से लेकर बाकी गाड़ियों के नंबर भी 12 से शुरू होते हैं। स्कूटी का नंबर 1206 था तो पहली कार के नंबर में भी 1206 था। ये गाड़ियां आज भी सीएम विजय रूपाणी जी के घर में मौजूद हैं, मगर अब वो नहीं है। इसे किस्मत का खेल ही कहेंगे कि जिस 12 नंबर को विजय रूपाणी अपने लिए बेहद लकी मानते थे, उसी 12 तारीख को उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बारह जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। उसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। रूपाणी जी लंदन में अपनी बेटी के पास जा रहे थे, जहां उनकी पत्नी पहले से मौजूद थी। खबरों के मुताबिक रूपाणी जी ने फ्लाइट का टिकट भी 12 जून को इसलिए बुक कराया था क्योंकि वो इस नंबर को सबसे लकी मानते थे। हैरानी की बात यह है कि रूपाणी इस प्लेन में बोर्ड करने वाले 12वें पैसेंजर थे, और तो और बोर्डिंग का वक्त भी करीब 12 बजे था। और ये तमाम बातें उनके टिकट और पैसेंजर्स की लिस्ट से पता चलती है। मगर किसे पता था कि जिस 12 नंबर से उन्हें इतना प्यार था, वही 12 नंबर अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मौत की वजह भी बन जाएगा। और राजनीति में बात अब ईरान इजराइल जंग की थी। साउथ एशिया में तनाव कम हुआ तो अब मिडिल ईस्ट में वॉर का नया फ्रंट खुल गया। दशकों बाद इजराइल ने ईरान पर बड़ी स्ट्राइक की, इसमें उसके सैन्य और एटॉमिक ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इससे ईरान बौखलाया है और अब इजराइल पर ड्रोन अटैक कर रहा है। लेकिन ईरान का कोई भी ड्रोन इजराइल पहुंचने से पहले नाकाम हुआ। और इजराइल और ईरान के बीच कैसे और क्यों वॉर फ्रंट खुला, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। इजराइल वर्सेस ईरान, मिडिल ईस्ट में छिड़ा घमासान। ईरान पर सबसे बड़ा हमला, अब वर्ल्ड वॉर का खतरा। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया। आज सुबह इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की, जिससे राजधानी तेहरान समेत कई इलाके थर्रा उठे। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, तबरीज, करमानशाह, नतांज, इस्फहान, अराक पर अटैक किया। इस हमले के पीछे इजराइल का मकसद ईरान का एटॉमिक सेंटर और इसे तैयार करने वालों का खात्मा करना था, क्योंकि ईरान एटॉमिक हथियार बनाना चाहता है। मगर सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि उसका साथ देने वाले देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप को भी दुनिया से मिटाना चाहता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी अमेरिका और इजराइल को खत्म करने का प्लान बना रहा था। लेकिन आज सुबह इजराइल के फाइटर जेट्स ने कमांडर हुसैन को आखिरी सलामी दी। इजराइल के स्ट्राइक में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, कोर कमांडर गुलाम अली राशिद, एटॉमिक साइंटिस्ट फैरुद्दीन अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची की भी मौत हो गई। इन मौतों की पुष्टि ईरान खुद कर रहा है, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने ईरान को इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी, सेना के कई बड़े अधिकारी और IRGC के ज्यादातर एयर कमांडर्स को मार गिराया गया। साथ ही इजराइल ने ऐलान किया है कि ये तो अभी शुरुआत है, ईरान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने भी साफ कर दिया है कि दुश्मन को खत्म करने तक जंग जारी रहेगी। ईरान ने मस्जिदों में लाल झंडे लहराकर अपने मंसूबे साफ कर दिए, क्योंकि लाल झंडे का मतलब होता है बदला। और इसके बाद ही ईरान ने सैकड़ों ड्रोन से इजराइल के शहरों पर अटैक कर दिया। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के सारे हमलों को नाकाम कर दिया, मगर ईरान और इजराइल की आपसी भिड़ंत से अब मिडिल ईस्ट में वॉर का नया फ्रंट खुल गया है। इस बीच अमेरिका लगातार ईरान पर परमाणु समझौता करने का दबाव बना रहा है, जबकि ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, जो आने वाले वक्त में दुनिया की महाशक्तियों के बीच बड़े युद्ध को न्योता दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस हमले से पूरा ईरान दहल गया, उसको अंजाम कैसे दिया गया? ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम क्यों और कैसे नाकाम हुआ? और कैसे इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ईरान के आसमान पर मंडराए और ईरान कुछ नहीं कर? क्योंकि इस खतरनाक हमले के पीछे थी मोसाद की फुल प्रूफ प्लानिंग। ये प्लान क्या था और कैसे एग्जीक्यूट किया गया, दिखाता हूं। मोसाद का प्लान, ईरान हुआ तबाह। ईरान में ड्रोन अड्डा बनाया, परमाणु ठिकाना तबाह किया। इजराइल ने ईरान पर जो स्ट्राइक की है, उससे ईरान को उबरने में दशकों लग जाएंगे। पिछले 3-4 दशकों में ईरान पर इजराइल के ये सबसे बड़े हमलों में से एक है। लेकिन इस हमले से पहले ईरान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी ईरान अटैक नहीं रोक पाया।
क्योंकि मोसाद ने हमले के लिए ऐसा प्लान बनाया था जिसको ईरान डिकोड नहीं कर पाया और इजराइल के बड़े अटैक का शिकार हो गया। मोसाद ईरान के परमाणु प्लान को नाकाम करने की प्लानिंग काफी वक्त से कर रहा था और हमला भी सटीक होना चाहिए जिसमें 100% टारगेट को अचीव किया जाए, क्योंकि मोसाद ने अटैक से पहले इजरायल एयरफोर्स के लिए रास्ता साफ किया था जिससे हमले के वक्त ईरान पलटवार न कर सके। इसके लिए मोसाद ने पहले ईरानी मिसाइल क्षमताओं को कमजोर किया, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। फिर प्लान के तहत मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के पास एक गुप्त ड्रोन बेस बनाया। रातों रात ड्रोन तैयार किया गया, इजरायल पर चलाए जाने वाले मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बनाकर हमला किया। इसके अलावा हथियारों से भरी गाड़ियां भी चोरी छिपे ईरान में लाए गए। इन हथियारों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे इजरायली लड़ाकू विमानों को ईरान के आसमान में बिना किसी रोक टोक के उड़ने और हमला करने का मौका मिला। हमले की योजना इतनी सटीक थी कि ईरान को भनक तक नहीं लगी, जबकि 2-3 दिन पहले ही हमले की चेतावनी भी दी गई थी। हमले के बाद इजरायल ने ईरान को धमकी दी है। मोसाद के 100 एजेंट ईरान में एक्टिव हैं। एक इशारे पर ईरान में उनके एजेंट तहलका मचा सकते हैं। मोसाद के इस दावे को भले ही दुनिया का कोई और देश हल्के में ले सकता है, लेकिन ईरान कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो ऐसे दावों का हमेशा से ही भुक्तभोगी है। ईरान इजरायल को खत्म करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मोसाद हर बार उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर देता है और हमलों से ऐसा घाव देता है जिससे उबरने में ईरान को दशकों लग जाते हैं। ईरान चेतावनी के बाद भी इजरायल के इस हमले को इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि इजरायल की स्टील्थ टेक्निक के सामने ईरान डिफेंस सिस्टम नाकाम है। पुराने रडार सिस्टम फाइटर जेट्स को नहीं पकड़ पाए। फोर्सेस की अधूरी तैनाती की वजह से सिक्योरिटी एक्टिव करने में काफी वक्त लगा। इजरायल के साइबर हमले ने ईरान के संचार और रडार को निष्क्रिय कर दिया। ईरान के पास साइबर हमलों से निपटने की पर्याप्त तकनीक नहीं है। इजरायल के पास गाजा, सीरिया, लेबनान, हमास और हूथियों पर हमले का अनुभव है, जबकि ईरान दशकों से युद्ध नहीं लड़ा है। प्रॉक्सी वॉर के जरिए अपने दुश्मनों को जवाब देता है या फिर ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर से हमले करता है। इसलिए ईरानी सेना हमले और खतरे का सटीक अंदाजा नहीं लगा पाई और ईरान एक बार फिर इजरायल का शिकार बना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजरायल ने आज सुबह ईरान पर एयर स्ट्राइक किया और इजरायल ने करीब 200 फाइटर जेट्स की मदद से 6 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें कई बताया जा रहा है कि परमाणु ठिकाने और सैन्य ठिकाने हैं। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी और कहा कि अगर ईरान ने परमाणु समझौते को कबूल नहीं किया तो उसे और बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है। ईरान में घुसकर इजरायल की जबरदस्त बमबारी, तेहरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर धमाकों की गूंज। इजरायल ने पहले हमला किया, फिर निशाना बनाने की बात कबूल की। तेहरान में जलती हुई इमारतें गवाही दे रही हैं कि इजरायल ने ईरान पर कितना घातक हमला बोला है। ईरान पर हमले की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इजरायल ने ईरान पर हमला आखिर क्यों किया। इस सवाल के जवाब में इजरायल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायल ने यह भी दावा किया कि इस लड़ाई को फिलहाल वो अकेले ही लड़ रहा है, मतलब उसका जिगरी दोस्त अमेरिका इस जंग में अभी नहीं कूदा है। सवाल है कि खुद अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने में सफलता मिले, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू से अमेरिका की चिंता का केंद्र रहा है। इसके लिए 2015 में ईरान और अमेरिका ने ज्वाइंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों में कटौती करने और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को स्वीकार करने का वादा किया था। बदले में ईरान को अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिली थी। हालांकि 3 साल बाद यानी साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया, जिससे तनाव बढ़ गया। ईरान ने समझौते की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए अपने यूरेनियम के भंडार को बढ़ाया है, जो 2015 की सीमा से 22 गुना ज्यादा हो चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान के साथ इस जंग में इजरायल को अमेरिका का खुला समर्थन है? इसे समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एटमी प्रोग्राम पर समझौता करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास इजरायल के साथ संघर्ष को रोकने का अभी भी समय है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान को एक समझौता करना चाहिए।
इससे पहले कि कुछ भी ना बचे। मतलब साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ट्रंप क्या कहना चाहते हैं। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि इस तरह की आक्रामक कार्रवाई बिना अमेरिका की सहमति और सहयोग के मुमकिन नहीं थी। ईरान ने कहा है कि ऐसे में अमेरिका भी इन खतरनाक नतीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु विवाद क्यों है। दरअसल ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो अमेरिका और इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ईरान का कहना ये कि वो इस तकनीक का इस्तेमाल बिजली और इलाज के लिए कर रहा है। अमेरिका और इजराइल को शक ये कि वो चुपचाप परमाणु बम बना रहा है, और डर ये भी कि अगर ईरान ने वाकई बम बना लिया तो पूरा का पूरा जो खाड़ी इलाका है उसमें खतरा और बढ़ जाएगा। दरअसल अब से लगभग 10 साल पहले 2015 में समझौता हुआ जिसे JCPOA कहा जाता है। इसी समझौते के तहत ईरान को थोड़ी छूट दी गई थी और बदले में उसने अपने परमाणु कामों पर रोक लगा दी गई। उसके 3 साल बाद 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस डील से ईरान को नहीं रोका जा सकता। इसके बाद ईरान ने पलटवार किया, डील की शर्तें तोड़नी शुरू की। डील टूटी तो ईरान ने फिर से यूरेनियम एक्सक्रिएट करने की, संवर्धन करने की रफ्तार बढ़ा दी, जो बम बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। यही फ्यूड है स्टार्टिंग। लेकिन इजराइल के ईरान पर हमले से पाकिस्तान में भी खौफ है, और ये खौफ इजराइल का नहीं बल्कि भारत का है। और वजह है इजराइल का ईरान की न्यूक्लियर धमकी को दरकिनार करना। पाकिस्तान भी भारत को परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है, लेकिन अटैक के बाद वो समझ चुका कि भारत ऐसी गिरद धमकी से ऐसे ही निपट सकता है। परमाणु धमकी बेकार, इजराइल का ईरान पर वार। भारत का डर सताया, पाकिस्तान खौफ में आया। ईरान की न्यूक्लियर धमकी के बीच इजराइल ने ईरान पर ऐसा वार किया है कि वहां सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। लेकिन इस हमले का सबसे बड़ा खौफ पाकिस्तान में देखा जा रहा है। मुनीर सदमे में चले गए हैं और शहबाज और उनके प्यादों को अब यह समझ नहीं आ रहा कि भारत को वो अब किस बात की धमकी देंगे, क्योंकि न्यूक्लियर धमकी को जैसे इजराइल ने दरकिनार कर दिया, वैसे ही भारत भी पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी परमाणु हमले की धमकी से डरने वाला नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ उसका ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। पहलगाम हमले के बाद भी शहबाज के मंत्री भारत को परमाणु हमले के नाम पर आंखें दिखा रहे थे, परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की इन परमाणु हमले की गीदड़ भभकियों का भारत पर कोई असर नहीं हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि भारत पर इस तरह की धमकियों का कोई असर नहीं होगा और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पाकिस्तान को इस बीच किराना हिल्स की भी याद आ गई, जो उसका न्यूक्लियर ठिकाना है। 22 मई को वहां से धुआं निकलता दिखाई दिया था, जिस पर यह अफवाह सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की बमबारी से वहां रेडियो एक्टिविटी रिसाव शुरू हो गया। भारत ने इस बात से इनकार भी किया, लेकिन पाकिस्तान जानता है कि भारत जब चाहे वो बम बरसाकर उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान का खौफ बढ़ने की एक वजह यह भी है कि ईरान उसका मुस्लिम दोस्त है, जिससे मदद की गुहार लगाने शहबाज शरीफ 16 मई को तेहरान पहुंचे थे। भारत के खिलाफ उससे मदद की अपील की थी, लेकिन वही ईरान अब मुश्किल में है, जिससे पाकिस्तान ये समझ चुका है कि जब उसके मुस्लिम दोस्त ईरान पर परमाणु हमले की धमकी के बाद हमला हो सकता है तो वो भी सुरक्षित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।